बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो भाई जो है आज हम जो है इंटर का वन शॉट लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम इंटर की फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे। इस वन शॉट लेक्चर में काफ़ी सारे जो है मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आपने जैसे फर्स्ट ईयर के अपलोड की है फिज़िक्स वन शॉट लेक्चर में, इसी तरह मेरे को इंटर भी हमें इंटर में भी समझा दें। ठीक है, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा मैंने लेक्चर बनाया है। सारे नोट्स मैंने वर्ड के ऊपर नोट्स नहीं बनाए मेरे पास। ठीक है, मैंने जो है जल्दी जल्दी जो है मतलब टाइम कम है, कल ही आप लोगों का टेस्ट है, तो मैंने इसके ऊपर एक नोट्स बना लिए मैंने पेपर के ऊपर और वो मैंने उसकी पीडीएफ बना के ये रही। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को पहले लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स जो है आज हम इस वन शॉट लेक्चर में जो मतलब बेसिक जो है मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा हम ज़्यादा जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे और ज़्यादा डीपली भी नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उन्हें को हम जो है वर्बली डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जीसी यूनिवर्सिटी के जो है हमारा इंटर का वन शॉट लेक्चर है। ठीक है, पहले जो है हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास फिजिकल कांस्टेंट वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं और क्या जो है मतलब उनका जो है डिस्कवरीज किसने की। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास जो है फिजिकल कांस्टेंट वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे हम जी से कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसकी वैल्यू होती है 6.672 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, देखो यार ये जो है फिजिकल कांस्टेंट चीज़ें हैं ना, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो आपने याद रखनी है लाजमी। ठीक है, वो इक्का दुक्का लाजमी पूछेगा। देखो मैं जैसे बताऊँ क्या क्या पूछ सकता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूछ सकता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हमारे पास एक होता है कैपिटल जी जो होता है ग्रेविटेशन। ठीक है, और एक होता है ग्रेविटी जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं साथ साथ आपको भी बताता हूँ। ठीक है, देखो ग्रेविटेशनल कॉन्स्ट जो कैपिटल जी होता है वो कहलाता है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो है स्मॉल जी होता है वो कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये हमारे पास फ़र्क होता है इन दोनों में। और इसी तरीके से आपसे जो है वो इसमें वो पूछ सकता है इसकी वैल्यूज। ठीक है, उसके अलावा आपसे जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो है न्यूट्रॉन, इनकी मास जो है इनका जो मास है ना, आपसे वो इनका मास भी पूछ सकता है और इनके चार्जेस भी पूछ सकता है कि इनका चार्ज क्या होगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं आपने याद रखनी है। ठीक है, आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद रखना है, उसकी वैल्यू क्या होती है, साथ उनके यूनिट्स भी क्या है, उनके साथ यूनिट्स भी याद रखना ताकि वो जब आपको सवाल में अगर सेम वैल्यू देते लेकिन जो है यूनिट्स चेंज देते उसमें, तो ये भी यहाँ पे बच्चे जो है गलती कर देते हैं। तो आपने जो है आपने वैल्यू भी याद रखनी है, साथ उनके यूनिट्स भी याद रखने हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ये है, ग्रेविटी की वैल्यू जो है 9.8 है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से अर्थ का मास कितना है, जो हम जिस धरती पे रह रहे हैं हमारा अर्थ है उसका मास जो है हमें बताना है। ठीक है, उसी तरह उसका रेडियस। तो ये मास पूछ सकता है, रेडियस पूछ सकता है, यहाँ ये नहीं पूछेगा डिस्टेंस और ये सन का ये इतना ये नहीं पूछेगा। ठीक है, मून का मास और रेडियस पूछ सकता है, सन का मास और रेडियस पूछ सकता है, बस सीधा सीधा। और एवोगाड्रो नंबर पूछ सकता है आपसे कितना होता है। एवोगाड्रो नंबर जो है हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻26 होता है। और जो इसका यूनिट होगा हमारे पास वो होगा पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय किलोग्राम, जो है केल्विन पर मोल, सॉरी केल्विन इनटू मोल, ये हमारे पास जो है इसका यूनिट होगा। इसी तरह का गैस कांस्टेंट है हमारे पास जिसको आर से डिनोट करते हैं, अभी मैं आगे आपको ये पढ़ाऊंगा गैस कांस्टेंट भी। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा, मैक्सवेल कांस्टेंट भी होता है। ठीक है, कूलम कांस्टेंट हो गया। ये वैल्यू इंटर में जो है मतलब इंटर में आ जाता आपके पास आ जाता है कूलम कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, वही बात जो मैंने कही इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये सब जो कांस्टेंट वैल्यूज है ये आपने याद रखनी है ताकि जो ये अगर वो आपसे पूछ ले। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीज़ है, अगर ये जहन में होगी ना, यही फिजिक्स की बेसिक जो है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज है, अगर ये जहन में नहीं होगी तो बस फिर तो आपका जो है फिजिक्स पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। तो ये वैल्यूज आप जहन में रखो कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, उसका चार्ज कितना होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, एवोगाड्रो की कितनी वैल्यू होती है, कूलम कांस्टेंट हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, मैक्सवेल कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है, इनमें से जो है एक इक्का दुक्का एक एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखो भाई, पहले आ जाता है हमारे पास हीट वाला चैप्टर। जब आप इंटर की ओल्ड बुक खोलो तो इंटर की ओल्ड बुक में आपके पास पहला चैप्टर है हीट। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, भी के फिर है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ जाता है, फिर करंट जो आता था मैग्नेटिज्म आ जाता है। तो ये सब क्या होता है मैं चैप्टर वाइज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हीट क्या होती है। देखो हीट जो है हमारे पास पहले जो हमारे पास टर्म आ जाती है हीट। ठीक है, हीट क्या होती है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है हमारे पास बेसिकली जो है हीट एनर्जी की वो फॉर्म होती है। ठीक है, इसी तरह लाइट जो है लाइट भी हमारे पास
वो जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, लाइट की हमारे पास डेफिनेशन क्या है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सेम होता है। इसी तरीके से हीट का यूनिट क्या होता है हमारे पास, वो कहलाता है जूल। ठीक है, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, वो कहता है द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस आर नोन एज टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हमारे को किसी भी जो मैटर है, ठीक है, मैटर की स्टेट का डिग्री के बारे में बताता है, वो गर्म है या फिर जो है हमारे पास वो ठंडी है। तो टेम्परेचर से भी हमारे पास ये काम करता है। ठीक है, और जो इसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट, जो इसका ऐसा यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, केल्विन। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो है इसकी थ्री स्टेट्स होती हैं, थ्री जो इसके स्केल्स होते हैं वो हमारे पास थ्री होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है केल्विन। केल्विन जो है इसका जो हमारे पास जो है इसका ऐसा यूनिट है। केल्विन जो है हमारे पास किसका, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है। बाकी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कहाँ पे यूज़ होता है, में सेल्सियस देखो हम जब कभी वेदर को मेजर करते हैं ना, वेदर के बताते हैं कि भाई हमारा जो है आज इतनी जो गर्मी है, जैसे हम कहते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमारे पास आज गर्मी है। ठीक है, अगर हम सर्दी के बारे में बताते हैं, हम बोलते हैं कि माइनस जो है, माइनस पे हमारे पास इतने माइनस सेंटीग्रेड जो है सर्दी हो रही है, या इतनी जो है जो भी मतलब सर्दी है, तो वो सेल्सियस में बताते हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर बताते हैं तो हम फ़ारेनहाइट में बताते हैं, इसको आज जो है 102 फ़ारेनहाइट बुखार है। ठीक है, और हम अगर वाटर को जब हम जो है बताते हैं वाटर का टेम्परेचर, कि वाटर गर्म है या जो है पानी मतलब गर्म है या ठंडा है, तो हम केल्विन के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, बाकी जो इसका टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है वो केल्विन होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, देखो थर्म मीन्स होता है हीट, और एक्सपेंशन मीन्स होता है इंक्रीज साइज। ठीक है, थर्मल का मतलब होता है कि हीट, और एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना। ठीक है, यानी कि हीट का फैलना। अब कैसे फैलना, आप देखो यहाँ इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। वो कहता है दिस चेंज इन साइज ऑन हीटिंग इज टर्म्ड थर्मल एक्सपेंशन। सॉलिड व्हेन हीटेड इज टर्म्ड शो इन इंक्रीज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। वो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी मैटर है, ठीक है, मैटर किसमें है, वो कह रहा है सॉलिड में है। कोई भी मेरे पास कोई सॉलिड चीज़ है, वो मेरे पास कोई लोहे की रॉड है। ठीक है, अगर मैं उसको हीट सप्लाई करूँ, उसको हीट दूंगा, तो वो क्या होगा कि हमारे पास वो जो हमारे पास लोहा होगा, जो मेरे पास मेटल होगा, वो क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ में इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसकी लेंथ इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि हमने जो हीट सप्लाई करी, तो एक्सपेंशन होगी। एक्सपेंशन मतलब फैलना, तो वो जो है हमारे पास फैलेगी। तो वो किस में फैल सकती है, हमारे पास एरिया में भी फैल सकती है, और हमारे पास वॉल्यूम के सूरत में भी फैल सकती है। अब वो कैसे फैलती है हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखो फिर आ जाता है हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन और आता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, अगर कोई भी हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, रॉड किसमें है, वो हमारे पास लीनियरली है। ठीक है, लीनियरली यानी कि एक सिंपल जो है मेरे पास एक डंडे वाली रॉड है, मतलब एक सिंपल स्ट्रेट। अगर मैं उस पर हीट अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, वो लीनियरली फैलेगी। ठीक है, लीनियरली क्या करेगी, वो एक्सपेंड होगी। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। तब लीनियर एक्सपेंशन की जो हमारे पास जो है इक्वेशन है, वो कौन सी है, एल डैश इक्वल टू एल वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे एल डैश क्या है, यहाँ पे एल डैश जो है हमारे पास ये चेंज इन लेंथ है, जो लेंथ में चेंज आ रहा है। एल यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ है, वन प्लस अल्फा हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, और डेल्टा टी जो है हमारे पास टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। ये आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, वो आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा। लेकिन ये बस इक्वेशन आप लोगों से अगर पूछेगा, तो ये क्वेश्चन पूछेगा, तो ये क्वेश्चन याद रखने की चीज़ है। ठीक है, बस यहाँ समझने का है खाली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है हमारे पास, देखो वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है हमारे पास थ्री डायमेंशन टू जो है हमारे पास थ्री डायमेंशन क्यूबिक हमारे पास कोई चीज़ होगी। ठीक है, वो वॉल्यूम जब हम उसके ऊपर जो है हम हीट सप्लाई करेंगे, तो वो क्या होगा, वो एक्सपेंड होगी। ठीक है, वो भी क्या होगी, वो थ्री डायमेंशन एक्सपेंड होगी। जैसे हमारे पास कोई बॉक्स होगा, ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन जो उसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम बराबर होगा बीटा वी यानी कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, और डेल्टा टी के यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, इसमें से पूछ सकता है। इसी तरह आ जाता है फिर हमारे पास बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ये हमारे पास लॉज आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने लाजमी याद रखना है। इनमें से आई थिंक एक सवाल देगा। और ये जो है आपके पास केमिस्ट्री में भी आते हैं, तो ये केमिस्ट्री के हवाले से भी आपको डिस्कस हो जाएगा। और बॉयल्स लॉ जो है फिजिक्स में भी डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या होता है, देखिए बॉयल्स लॉ यहाँ पे क्या कह रहा है कि इट इज फॉर्म बाय द रॉबर्ट बॉयल इन 1660। ठीक है, वो कह रहा है कि एक रॉबर्ट वाइल्ड आपका साइंटिस्ट था, उसने जो है 1660 में जो है एक रिलेशन बताया था। ठीक है, एक लॉ दिया था। वो लॉ क्या था, वो कह रहा था कि रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर। वो यहाँ पे कह रहा है कि रॉबर्ट वाइल्ड एक आपका साइंटिस्ट था, उसने जो है रिलेशन दिया था कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो है रिलेशन है, और जो है वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, यानी कि ये जो है गैस लॉ है। ठीक है, गैस लॉ क्या होता है कि उसमें हम पढ़ते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मास के बारे में। अगर जैसे आपके पास कोई बीकर है, वो बीकर क्या होगा, आपका मास होगा जो आपने रखा। ठीक है, उसके अंदर पानी डाल के आपने जो है उसे गर्म करने के लिए रखा, तो उसमें सारी बातें प्रेशर भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, टेम्परेचर भी होगा। तो इनमें रिलेशन क्या होगा कि कहीं कहीं पे जो है अगर आप टेम्परेचर अप्लाई करोगे, तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा, और वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा। ठीक है, फिर चार्ल्स लॉ में क्या होगा कि प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन होगा, वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो ये जो है इसने जो है बताया था।
तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वी के। यहाँ पे देखो दो चीजें आ जाती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक आ जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज जो है ऑटोमेटिकली कम होगी। ठीक है, इस तरीके से होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होगा कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी ऑटोमेटिकली कम होगी। ठीक है, अगर जैसे मिसाल के कर पे बात करें, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की, अगर जैसे देखो अगर आपका बिजली का बिल है, ठीक है, अगर आपके यूनिट्स जो है कम हो गए, यानी कि यूनिट्स पे पैसे कम हो गए, कि एक यूनिट जो है मतलब एक यूनिट 1 रुपए का हो गया, तो जाहिर बात है वो एक चीज जो है कम हो गई तो दूसरी चीज जो है क्या होगा, वो भी कम हो जाएगी, यानी कि पैसे भी कम हो जाएंगे। तो इस तरीके का हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल की मतलब मिसाल अगर आप देखो तो बस एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज भी ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक गिलास से मैं दूसरे गिलास में पानी डालूं तो एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम होगी ना। अगर जो है मतलब बोतल में से मैं अगर गिलास में पानी डालूं तो गिलास में पानी बढ़ता जाएगा, बोतल से कम होता जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की एग्जांपल इस तरह है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। और जो है यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं अल्फा की साइन को हटाऊं, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल की साइन को हटाऊं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे के कांस्टेंट आएगा, के की वैल्यू 1 होती है, तो पीवी बराबर हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर के। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गई बॉयस लॉ की। अब इसी तरह चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, वो कहता है कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। वहां पे कांस्टेंट क्या होगा, आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो वहां पे प्रेशर कांस्टेंट होगा बस। फिर आ जाती है मेरे पास जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन मेरे पास क्या होती है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। बस ये मेरे पास जनरल गैस इक्वेशन होती है, ये आपने याद रखनी है। ये इस तरीके से पूछ लेगा कि जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, तो वो आपसे पूछेगा जनरल गैस इक्वेशन, तो वहाँ पे ऑप्शंस देगा पीवी इक्वल्स टू आर टी, एन आर टी या टी आर टी, जो भी मतलब ऐसा ऑप्शन देगा। तो पीवी इक्वल्स टू एन आर टी ये आपके पास राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपने जो है इसका यहाँ पे जो आर है, ठीक है, आपको पी तो पता है प्रेशर है, वी आपको पता है वॉल्यूम है, एन आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स है, आर आपको नहीं पता है यहाँ पे क्या है, टी यहाँ पे टेम्परेचर। आर जो है हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास 8.314 जूल पर मोल पर किलोग्राम। इस तरीके से भी लिख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, या फिर आप जो है इनवर्स मोल इंटू इनवर्स केल्विन इस तरीके से भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हम पहले थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं, ये रहा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, देखो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। ठीक है, उसके फिर एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, वो कहता है थर्म मीन्स होता है हीट। ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा था थर्म मीन्स हीट, वहां पे भी, और एक्सपेंशन माने फैलना। तो यहाँ पे है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, वो कहता है थर्म मीन्स होता है हीट और डायनेमिक्स मीन्स होता है मोशन। अगर मैं बोलूँ कि हीट इन मोशन तो ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि देखो हीट, थर्म मीन्स हो गया हीट, कौन, हीट एनर्जी। और डायनेमिक्स मीन्स हो गया मैकेनिकल। मैकेनिकल से मतलब आपकी जो है यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ मोशन की वजह से उनके पास जो कौन सी एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं हीट एनर्जी और जो है मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे कहता है इट इज मेनली कंसर्न विद द कन्वर्जेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। वो यहाँ पे कह रहा है कि आपकी जो हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, या मैकेनिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। ठीक है, लाइक सपोज अगर बात करें जैसे मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट होती है। अभी फर्स्ट लॉ देखेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मोटरसाइकिल के अंदर हम ऑयल डालते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, इंजन काम करता है, मैकेनिकली काम करता है। वो मैकेनिकली जब काम करता है तो फिर उससे क्या होता है, हमारे पास बैटरी जो है, सॉरी बाइक जो है फिर मेरे पास चलना स्टार्ट होती है, जो कार है वो चलना स्टार्ट हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो रही है किसमें, किसमें कन्वर्ट हो रही है, जो अल्लाह आपका भला करे, इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, इसी तरह कन्वर्ट होती है जैसे हम जो है पुरानी दौर की बात करें, जो ट्रेन जो है जैसे कोयले वाली ट्रेन चलती थी, हम उसमें हीट मतलब कोयले डालते थे। ठीक है, तो कोयले डालते थे तो क्या होता था, हीट एनर्जी जो है कन्वर्ट होती थी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, तो इंजन काम करता था ना। तो वो एग्जांपल यहाँ पर है जो ट्रेन वाली है। ठीक है, तो बस इसमें जो है हम रिलेशन पर जो है हम बात करते हैं कन्वर्जेशन के बारे में थर्मोडायनेमिक्स में, कि हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल में और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। वाइस वर्सा का मतलब यही है कि एक दूसरे में ये कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो मैंने लिख के रखा है कि अगर किसी भी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो तो वो मिलकर क्या बनाती है, मैकेनिकल एनर्जी बनाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। वो यहाँ पे कह रहा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड। यहाँ पे देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सिंपल सिंपल मतलब ये है, वो कह रहा है कि एनर्जी जो है ना बना सकते हैं ना हम उसे खत्म कर सकते हैं, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लाइक जो अभी मैंने एग्जाम्पल दी कि आपके जो है हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल में, या मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट जो है उसमें हीट एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये सब किसकी एग्जांपल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एग्जांपल है। ठीक है ना, हम हीट को जो है क्रिएट कर सकते हैं ना उसे हम खत्म कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हीट जो है हमारे पास जो है एनर्जी, सॉरी हीट बोल रहा एनर्जी जो है हमारे पास वो क्या होती है, कन्वर्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी आपकी कन्वर्ट होगी,
ना ख़त्म कर सकते हैं ना हम उसे बना सकते हैं। जैसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि चेंज इन हीट बराबर होगा क्यू, क्यू यहाँ पे क्या है हीट, और यहाँ पे माइनस का डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पे है वर्क डन, ठीक है। यानी कि अगर हीट में से माइनस कर दे वर्क डन को तो आपको चेंज इन एनर्जी मिल जाएगी, या इस तरीके से भी लिख सकते हो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होगा चेंज इन हीट माइनस का चेंज इन डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पे वर्क डन है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ के हम जो है एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, वो कहता है इट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स that explains how heat and energy interact with each other। देखो, ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, आपका एक साइंटिस्ट था स्टीफन हॉकी, ठीक है। मैंने पिछले जो है आपको लेक्चर में जब वो पढ़ाई थी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर का वन शॉट लेक्चर अपलोड किया मैंने, उसमें आपको फिजिक्स बताया था कि फिजिक्स क्या होता है, जिसमें मैंने बोला था कि फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं मैटर और एनर्जी के बारे में, करते तो हैं मैटर और एनर्जी के बारे में, लेकिन असल जो फिजिक्स पता है क्या, असल फिजिक्स ये है कि आपके यूनिवर्स में, आपकी दुनिया में जो भी फिनोमिना हो रहे हैं ना, लाइक सपोज दिन का रात में बदलना, रात का दिन में बदलना, या किसी चीज़ को हम छोड़ते हैं हवा में तो वो नीचे ही क्यों गिरती है, ठीक है। ये जो फिनोमिना जो हो रहे हैं ना सारे, इस फिनोमिना को जो है फिजिक्स बताती है लॉज की सूरत में, ठीक है। वो लॉज की सूरत में जो बताती है ना, उसे हम फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। ये होती है फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम जो है लॉ के बारे में स्टडी करते हैं, लॉज हो गया। तो लॉज के बारे में जो स्टडी करते हैं तो आपका एक साइंटिस्ट था स्टीफन हॉकी, तो उसने बोला था कि मैं एक ऐसा लॉ दे दूं कि जो है आपका जो है एक ऐसा मैं लॉ दूं कि जिसके जरिए के एक ही लॉ में पूरी फिजिक्स एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। एक ही लॉ में फिजिक्स एक्सप्लेन हो जाए, वरना हमारे पास बहुत सारे लॉ है, न्यूटन्स लॉ है, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, न्यूटन्स के लॉ है हमारे पास, और भी बहुत सारे जो है बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, इस तरह और बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है। तो स्टीफन हॉकी का मतलब ये था कि मैं एक ही लॉ में सब कुछ बता दूं, तो वो कल लगभग करीब पहुंच गया था जो आपका है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन उसने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, पूरा बताया ही नहीं, ठीक है, कंफर्म नहीं था, लेकिन वो लगभग करीब पहुंच गया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि हीट और एनर्जी किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है। जो इन दोनों के मिलाप है, इन दोनों का मिलना, इन दोनों का जो है रिलेशन, ठीक है, उसके बारे में वो कैसे बन रही है, किस तरह रिलेशन कर रही है, किस तरह वर्क कर रही है, तो उसके बारे में हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। जो है हमारे पास चार एप्लीकेशंस आ जाती हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। कौन कौन सी, एक होती है आइसोबैरिक, एक होती है आइसोकोरिक, एक होती है आइसोथर्मल, और एक होती है एडियाबैटिक, ठीक है। आइसोकोरिक जो है प्रोसेस, उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है, और जो उसकी इक्वेशन है हमारे पास वो ये है इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक में हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो ये सीधा सीधा बस आपसे वो ये पूछेगा स्टेटमेंट में कि वो कौन सा जो है, और कौन सा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो आपको पता है आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और एडियाबैटिक में क्या होता है, हम हीट ही सप्लाई नहीं करते, यहाँ पे कह रहे हैं ना नो हीट फ्लो या नॉट अप्लाई हीट, ठीक है। जब हीट ही जब जीरो होगी, यानी कि क्यू हमारे पास जीरो होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है बराबर हो जाएगी माइनस का डब्ल्यू, सॉरी माइनस का डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, चेंज इन वर्क के, जो हमने भी पढ़ा था ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन याद रखनी है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। अब आगे आ जाता है हमारे पास 12 चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नंबर 12, जिसमें आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वहाँ पे मैंने बताई थी, टाइप्स मैंने आपको बताया था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है हमारे पास दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक, ठीक है, यानी कि एक होता है इलेक्ट और एक होता है स्टैटिक्स। इलेक्ट का मतलब होता है कि आपके पास चार्जेस, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो यानी कि इसमें क्या होता है, हम इसमें स्टडी करते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन दे आर एट रेस्ट, ठीक है। यानी कि आपके जो चार्जेस हैं वो किस में होते हैं, रेस्ट में होते हैं। तो बस इसमें सिर्फ इसमें इस बारे में स्टडी करते हैं। इसकी हमारे पास जो है दो काइंड्स आ जाती हैं, कौन कौन सी, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव, ठीक है। आपको पता है कि सेम चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर। जैसे आपको भाई पता है ना, कोई अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और सॉरी रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस यानी कि दो डिफरेंट चार्जेस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है, वो क्या कहता है, तो वो कहता है द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन इन्वेस्टिगेटेड बाय द चार्ल्स कूलम इन 1884, ठीक है। देखो यहाँ पे बस यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका एक चार्ल्स कूलम जो है, मतलब एक साइंटिस्ट था, उसने इन 1884 में जो है बताया था, क्या बताया था, कि आपके पास जो दो चार्जेस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस का मतलब है कि दो चार्जेस जो हैं वो रेस्ट में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसमें क्या है, उसके बारे में उसने बताया था कि दो चार्जेस के बारे में, जैसे, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ठीक है। दो अगर सेम चार्जेस हैं, उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो कौन सी फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, ठीक है, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे,
ठीक है, और उन दोनों के बीच में क्या होगा, हमारे पास डिस्टेंस वो आर होगा, ठीक है, और चार्ज जो है हम उसको क्यू से डिनोट करते हैं। तब इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। वो यहाँ पे सिर्फ बस ये कह रहा है कि आपकी जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, Q1 Q2, यानी कि Q1 Q2 आपके पास दो चार्ज हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसको आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर जो मतलब है कि आपके पास जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो आपका भाई क्वेश्चन क्या बनेगी, आपका एफ इज टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गए आपके पास कूलम्स लॉ की इक्वेशन, ये आपने याद रखनी है, ये आपसे पूछ सकता है। और यहाँ पे के जो है कूलम कांस्टेंट है, तो कूलम कांस्टेंट की यहाँ पे जो वैल्यू है आपके पास वो क्या है, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आप याद रखना है कूलम कांस्टेंट की। इस तरह एप्सिलॉन नॉट है, इसकी भी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है। बस यही है आपके पास कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ की इक्वेशन बस आपसे ये पूछेगा या ये पूछेगा कि दो चार्जेस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके। ये स्टेटमेंट आप याद रख लो, ये स्टेटमेंट अगर आपसे पूछे तो ये सेम है आपके पास, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपसे पूछेगा तो वो पूछेगा ये कौन सा लॉ है, कूलम्स लॉ है, मैक्सवेल बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, कौन सा लॉ है, तो ये कूलम्स लॉ कहलाता है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कूलम्स लॉ के बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे छोटी मोटी डेफिनेशन, ठीक है। जो हमारे पास छोटी डेफिनेशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इस तरह एम मीटर, वोल्ट मीटर, इंडक्टर, रेजिस्टर, ठीक है, रेजिस्टेंस, तो ये सब क्या होता है ये आपसे लाजमी पूछेगा, ठीक है। पहले देखो हमारे पास आ जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अपोज इन अ मटेरियल इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज है, आपके पास चार्ज जो है फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन को जो रोकता है ना फ्लो होने से, यानी कि आगे जाने से, कोई सर्किट है, उस सर्किट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, यानी कि जा रहे हैं, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन को जो रोकता है, जो बीच में जो उसके आड़े आता है, वो आता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकता है, उसकी फ्रिक्शन को कम कर देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसका सिंबल होता है आर, उसका ऐसा यूनिट होता है ओम्स, और रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वी डिवाइडेड बाई टी। वी यहाँ पे वोल्टेज है, आई यहाँ पे जो है करंट है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट बोलो या करंट बोलो, बात एक ही है, ठीक है। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ वायर इज कॉल्ड करंट, ठीक है। आपके जो जो वायर में से चार्जेस फ्लो होते हैं, चार्जेस जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। करंट की सिंबल होती है आई, ठीक है। उसका जो फार्मूला होता है हमारे पास डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। टी यहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज है, और टी आपके पास टाइम है, ठीक है। और ये उसका फार्मूला होता है, उसका जो यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है, और चार्ज का यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। ये दोनों चीजें याद रखना है कि यूनिट, करंट का यूनिट क्या होता है और चार्ज का यूनिट क्या होता है, ठीक है। करंट का एम्पेयर, चार्ज का कूलम, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एम मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। एम मीटर क्या होता है, जो हमारे पास करंट मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, जो हमारे पास वोल्टेज मेजर करता है किसी भी सर्किट में, या कोई भी सर्किट में अगर मतलब जो वोल्टेज जा रहे हैं तो उस वोल्टेज को जो मेजर करता है, बताता है, वो क्या वोल्ट मीटर बताता है। एम मीटर जो है सर्किट में हमारे पास करंट बताता है कि किसी भी उसमें करंट कितना है, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है, वो कहता है दोस मटेरियल विच अलाउज विद द पास इलेक्ट्रिक करंट इजीली, ठीक है। जैसे मेटल है, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो चीज होती है जिसमें से जो है इलेक्ट्रॉन यानी कि करंट जो है पास कर जाए, जैसे मेटल है, ठीक है। इस तरीके से आप पूछ सकता है, ये उसमें भी पूछ सकता है केमिस्ट्री के अंदर कि गुड का जो कंडक्टर, अच्छे कंडक्टर कौन से होते हैं। कंडक्टर वो होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है, और कंडक्टर नहीं, जो कंडक्टर नहीं होते वो क्या होते हैं, जैसे हमारे पास प्लास्टिक है, लकड़ी है, उसमें से करंट पास नहीं कर सकता ना, तो हमारे पास गुड कंडक्टर नहीं होते। इंडक्टर, आपसे इंडक्टर इंडक्टर पूछेगा नहीं इतना, ठीक है। रेजिस्टर, रेजिस्टर क्या होता है, वो कहता है रेजिस्टर, रेजिस्टेंस की टाइप्स ही है ये, ठीक है। रेजिस्टेंस की तरह ही है ये रजिस्टर भी, वो भी इसी तरह काम करता है कि आपके जो है करंट को यहाँ पे रोकता है। वो यहाँ पे क्या करता है, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द अपोज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट जो है आपके पास जो करंट फ्लो हो रहा होगा ना किसी भी सर्किट में, तो उसको जो रोकता है ना वो रेजिस्टर कहलाता है, ठीक है। वहां पे वो किसको रोक रहा था, चार्ज को रोक रहा था, यहाँ पे किसको रोकेगा, करंट को रोकेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया। इसी तरह जो है बस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, वो कहता है इट इज द जो है रेजिस्टेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स अंडर द बैटरी। आपके पास कोई भी दो टर्मिनल है, उन टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस होगी उसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, ठीक है, ईएमएफ, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में, वो कहता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज जनरेटेड बाय अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो आपके पास यानी कि बैटरी है, ठीक है। बैटरी से क्या हो रहा है, बैटरी हमारे पास क्या एक सोर्स है जिसके जरिए क्या हो रहा है, वोल्टेज जा रहे हैं, तो वो क्या होता है उसके अंदर से वोल्टेज पास कर जाते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। इसका जो यूनिट होता है हमारे पास वोल्ट होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये सेम सेम चीजें हैं जो दो दो दफा मेरे पास आ गई, ठीक है। कूलम्स लॉ भी पढ़ लिया। अब जो है हमारे पास यहाँ पे आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है।
इसी तरीके से देखो एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डेफिनेशन है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स अगर अप्लाई हो रही होगी ना, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, वो कहता है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया। जैसे आपके पास ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है कि आपके पास ये कोई सरफेस एरिया है कोई मेटल का, इसमें से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है टोटल टोटल जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर उसमें से पास कर जाती है, थ्रो कर जाती है, तो हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये थोड़ा हाई लेवल का लिख रखा था मैंने, मेरे पास पहले से लिख रखा हुआ था ये सारी डेफिनेशन है, तो इसमें जो बेसिक बेसिक थी बस वो मैंने आपको बताया था, बाकी वरना तो ये डीपली बहुत लिख रखा हुआ था मेरे पास पहले से। वरना मैंने नोट्स बनाता फिर मैं लिखता तो उसमें टाइम लग जाता, लेकिन ये है कि आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, और पेपर बहुत ईजी होगा। ठीक है, कोई ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान एमसीक्यूज देगा वो आप लोगों को। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन, कूलम्स लॉ की डेफिनेशन, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन, बस आपसे यही चीज़ें पूछेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।